Hello students, today we will discuss about the next topic of chapter 8 that is plasma membrane। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 8 का जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किस किस साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड पोस्टुलेट दिया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ आएगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है क्या है, मान लीजिए क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होंगे और सारा क्या होता है, ऑर्गेनल होता है, ठीक है। ये क्या है, सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो इस देखें, तो इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, इस पूरे सेल के अंदर के मटेरियल को, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी सब्सटेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड पार्ट, गैस जो पार्ट होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है, इन से आउट और आउट से इन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटोप्लाज्म को बाउंड किए हुए होता है, ठीक है, और सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले इसका नाम दिया था, टर्म दिया गया था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, नेगली एंड क्रेमर, सी क्रेमर, ठीक है, सी क्रेमर और नेगली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था इसे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था जेक्यू फ्लावर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय जेक्यू फ्लावर, ठीक है, जेक्यू फ्लावर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन दिया था नेगली एंड सी क्रेमर ने। क्लियर? अब देखिए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल होता है जो कि प्लांट सेल में और जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें ये सिचुएटेड होगा साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में, ठीक है, सेल वॉल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं बिटवीन, सिचुएटेड बिटवीन, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सिचुएटेड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, ठीक है। साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे, प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है, अंदर से बाहर आने देता है और बाहर से अंदर जाने देता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो known as selectively permeable membrane। क्यों कहते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही इन से आउट और आउट से इन क्या होगा, आने देगा, ठीक है। मतलब कि सेल से बाहर की जो चीज़ें हैं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देगा, और सेल के अंदर जो चीज़ें होते हैं उसको बाहर जाने देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का या फिर कह सकते हैं सब्सटेंसेस का, इनमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, दो तरह के मूवमेंट होते हैं सब्सटेंस में। कौन कौन सा मूवमेंट होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो पहला इसमें मूवमेंट होगा मूवमेंट ऑफ
movement of substance in and out of सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो दो तरह से हो सकता है। पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। दूसरा क्या है? ऑस्मोसिस। तो देखिए होता क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होता है इसमें जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो गैसेस होते हैं वो सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर या फिर बाहर से इन्वायरमेंट से सेल के अंदर का जो मूवमेंट होता है इसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, इसमें सेल टू सेल भी मूवमेंट होता है और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए ये दो सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, दो सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। तो फर्स्ट सेल जो है इसमें देखिए गैस है, ठीक है, गैस में मान लीजिए CO2 और O2 है, ठीक है, CO2 और O2। तो जब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे अंदर, हमारे बॉडी में गैसेस का, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? सेल टू सेल पास होती है। कैसे पास होगी? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है? जो गैसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है? टू सेल है, ये सेल थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको और ये बड़ा दिख रहा है। डायग्राम में कोई गलती नहीं है, मैंने बनाया ही ऐसा है। तो इसमें मैंने दिखाया है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन, और ये क्या है? लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। अब देखिए जो गैस का मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। मतलब जिधर क्या होगी? गैस ज्यादा होगी, उधर से क्या करेगा? वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और इस तरह से क्या होता है? सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, जो गैस होते हैं वो मूव करता है इन से आउट और आउट से इन। और अगर मान लीजिए ये क्या है? सेल है और ये क्या है? एनवायरनमेंट है। तो जिधर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर सेल के अंदर क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये बाहर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो गैसेस का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेल टू सेल या फिर सेल टू एनवायरनमेंट, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस कहलाएगी। अब देखिए अगर बात करें ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। इसमें देखिएगा जैसे कि सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सेल है, दो सेल है, ये देखिए ये फर्स्ट सेल है और ये क्या है? सेकंड सेल है। तो फर्स्ट सेल पे क्या होता है? अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाया है, यहाँ पे H2O है, ठीक है, यहाँ पे भी इस वाले सेल में भी क्या है? H2O है। अब देखिए जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, फर्स्ट वाले सेल में क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर की, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किधर मूव करेंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये किधर जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या कर रहा है? मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। और अगर गैस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो इसको क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये तो सेल टू सेल के बीच में मूवमेंट हो गया सब्सटेंसेस का, वाटर मॉलिक्यूल का। अगर सेल है, सेल के बाहर का क्या है? ये एनवायरनमेंट है, तो इसमें कैसे मूवमेंट होगा? ठीक है, बताइए इसमें कैसे मूवमेंट होगा? इसमें भी सेम प्रोसेस होगी, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, और अंदर क्या है? कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ऑस्मोसिस, जब वाटर का मूवमेंट हाई रीजन टू लो रीजन की तरफ होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होंगे जिनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट है
ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है मॉलिक्यूल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो दो तरह का इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए फर्स्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब कि एक्टिव होना, एक्टिव वही पर्सन होता है जिसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो सब्सटेंस का मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी जैसे कि एटीपी के फॉर्म में, इनमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तब क्या होता है, सेल के अंदर, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर और बाहर क्या होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसमें एनर्जी का यूज होता है, तब इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और इनमें जो मूवमेंट होता है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है, इनमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है, तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ग्रेडियंट जो होता है उसकी हेल्प से होगा। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होगा। इसमें जो डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप ऑफ डिफ्यूजन। पहला डिफ्यूजन क्या होगा, पहला हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन में मान लीजिए क्या है सर, अभी मैंने बताया कंसंट्रेशन जिसमें क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ये। ठीक है, पार्टिकल्स को मूव कराएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ये अपने आप मूव करेगा। बट जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, इसमें फैसिलिटेट का मतलब है फैसिलिटी प्रोवाइड होना। ठीक है, तो इसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ये क्या करेगा, कोई प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन है, उसकी हेल्प लेगा और प्रोटीन की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन से अंदर और सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, सॉरी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसलिए इसमें जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप के होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई जिधर होगा वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो प्रोटीन की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर मूव कराता है। और यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके पास तो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ये एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी इसके पास होगी, इसकी हेल्प से ये एनर्जी का यूज करेगा और ट्रांसपोर्टेशन कराता है किसी भी मटेरियल। क्लियर। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिएगा, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। सेल है, सेल का इतना पार्ट लेना है और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको देखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो इसका जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3D स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, टेल होता है नीचे की तरफ, बुक में भी डायग्राम इसका दिया हुआ है तो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं।
देखिए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हो रही थी तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, पोस्टुलेट कहने का मतलब है अपना अपना ओवरव्यू दिया था कि जो कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का मिलकर बना होता है। तो जितने भी देखिए पोस्टुलेट दिए गए थे, ठीक है, जितने भी पोस्टुलेट दिए गए थे 5-6 पोस्टुलेट दिए गए थे, तो ये सारे पोस्टुलेट गलत थे। ठीक है, बट जो लास्ट पोस्टुलेट था, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो कि दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, वो उन्होंने क्या बताया था, सही बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है लिपिड का और इसमें क्या होता है, प्रोटीन एम्बेडेड होता है। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट दिया था, मैं आपको नाम बता दे रही हूँ कि किसने कौन सा पोस्टुलेट दिया था, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो सही पोस्टुलेट दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो पहला पोस्टुलेट दिया था ओवरटन ने। तो यहाँ पे देखिए मैंने मॉडल्स लिख दिए हैं। पहला मॉडल था ओवरटन मॉडल, ठीक है, ओवरटन मॉडल। दूसरा था गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। तीसरा था डनिंग एंड डेवसन, मिसलर मॉडल एंड रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, तो देखिए जो पहला मॉडल था ओवरटन मॉडल, इसमें ये बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें सिर्फ सिंगल लेयर होती है लिपिड की। ठीक है, एक सिंगल थिन लेयर होती है लिपिड की। तो ये पोस्टुलेट भी क्या था, बिल्कुल गलत था। दूसरा जो मॉडल था वो था दिया था गॉर्टन एंड ग्रेंडल ने। ठीक है, इसलिए इसको गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल कहा गया। ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक, और ये इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की 2 लेयर से बनी होती है। लिपिड की सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये मॉडल भी क्या था, गलत था। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने नहीं माना था। डनिंग एंड डेवसन ने ये बताया था कि लिपिड अरेंज्ड होते हैं रेडियली। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन होता है इसका, ठीक है, कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें लिपिड के ही बने होते हैं, बट ये रेडियली क्या होता है, इस तरह से अरेंज होता है। तो ये भी मॉडल क्या था, बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट उसके बाद मिसलर मॉडल दिया गया था। मिसलर मॉडल में ये बताया गया था कि फैटी एसिड का सिर्फ और सिर्फ बना होता है, तो ये भी गलत था। रॉबर्टसन 5th मॉडल था। इसमें बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो 3 एलिमेंट का होता है। फर्स्ट इज लिपिड, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये मॉडल भी क्या था, बिल्कुल गलत था। अब देखिए जो लास्ट मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था तो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड की 2 लेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल क्या माना गया था, सही माना गया था। और इन्होंने ये 3D स्ट्रक्चर्स का देख के ये बताया था कि लिपिड की इसमें 2 लेयर होती है। लिपिड की मान लीजिए क्या है, फर्स्ट लेयर है और ये क्या है, सेकंड लेयर। तो लिपिड की 2 लेयर हुई तो इसको कहा गया लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। और बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्रोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन और ये क्या है, ये प्रोटीन। ठीक, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था वही क्या था, सही था, सही पोस्टुलेट था। अब देखिए अगर यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला जो प्रोटीन होता है इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो दूसरा प्रोटीन होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है बाहर की साइड, इसको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल या फिर पेरीफेरी प्रोटीन। ठीक, अब देखिए ये प्रोटीन होता क्या है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल, इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनका मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड मतलब कि लिपिड के अंदर इनसाइड जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। और जो बाहर साइड में प्रेजेंट होगा, लिपिड के बाहर साइड में ये प्रोटीन जो प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। क्योंकि पेरिफेरी का मतलब ही होता है
साइड, ठीक है, आउटसाइड। और अब देखिए यहाँ पे जो लिपिड की लेयर है इसमें आपको टेल दिख रही होगी, ये नीचे की तरफ टेल है और ये क्या है, हेड पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसमें एक पोलर रीजन होता है और एक नॉन पोलर रीजन होता है। नॉन पोलर रीजन जो होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और जो पोलर रीजन होता है उसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ जो है, ठीक है, इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक, हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर, और फोबिक का मतलब क्या हो जाएगा, फोबिक रिलेटेड है किससे, फोबिया से, और फोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फियर, ठीक है। तो जो वाटर फियर होते हैं, वाटर फियर का मतलब लिपिड की वो लेयर जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और यहाँ पे एक और जो हेड पोर्शन होता है जिसको हम लोग पोलर रीजन कहते हैं, इसको कहा जाएगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, लविंग, ठीक है। तो वाटर लविंग का मतलब होगा कि ऐसे लिपिड, ठीक है, ऐसे लिपिड जो कि वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफिलिक लेयर, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लेयर। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इनका जो फंक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेल को, और साथ ही साथ क्या करता है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है और अंदर से बाहर जाने देता है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, कहलाता है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।